बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 12th का आपका जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी में जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं, इसके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 26 सितंबर 2024 को आपका सोशियोलॉजी का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आज का यानी कि एक ही दिन का टाइम और बचा हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत कम है। ठीक है, अब आप एक दिन में अपनी एग्जाम की तैयारी वो कैसे करो, इसीलिए आपके सोशियोलॉजी के कल के मिड टर्म के एग्जाम के लिए कम टाइमिंग की शॉर्टेज को देखते हुए कम टाइम में अच्छी तैयारी हो, प्रिपरेशन इंक्रीज हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी तैयारी इतनी बढ़िया हो कि आप 80 में से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लेके आए हैं बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसे पूरा का पूरा इस एक ही वीडियो में हम सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है, आपके सोशियोलॉजी के मिड टर्म के लिए ये हमारा दूसरा सैंपल पेपर होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस सैंपल पेपर में हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, रिपीटेड हैं, जो कि आपके हर साल मिड टर्म के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है बच्चों कि कल के आपके मिड टर्म के एग्जाम में इस पेपर से, इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना, और ये वीडियो कम से कम आपकी 1 घंटे की बनेगी, क्योंकि पूरा पेपर समझेंगे और अच्छे से तो भाई टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हाँ एंड तक देखने के बाद आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पाओगे कि हाँ अब मैं अपना कल का जो मिड टर्म का पेपर है उसे अच्छे से देख सकता हूँ। ठीक है, और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। इसके अलावा आपके सोशियोलॉजी के एग्जाम के लिए हमने और भी पेपर्स अपलोड कर रखे हैं, तो उन सभी सैंपल क्वेश्चन पेपर की जो वीडियोस हैं वो आपको इस आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और हाँ आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को आपके कल के पेपर के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना है बच्चों। इस वीडियो के बाद एक आधी वीडियो और लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि तैयारी बेहतर हो। चलो पेपर का पैटर्न देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और 80 नंबर का। पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको उसके जो सामान्य निर्देश हैं ये पढ़ने जरूरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि सोशियोलॉजी के पेपर में आपके 4 खंड होंगे और 35 प्रश्न होंगे। ठीक है, खंड ए के अंतर्गत 1 से 16 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि 16 MCQs आएंगे बच्चों। ठीक है, फिर खंड बी के अंदर 17 से 25 2 अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और ये आपके इसका जो आंसर है 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, खंड सी के अंतर्गत 26 से 30 ये आपके 4 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और इनका आंसर आपको 80 शब्दों में लिखना है। फिर आता है खंड नंबर डी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 33 से लेके 35 ये आपके 6 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर जो 33 होगा ये बेसिकली आपका एक ग्राफ पे आधारित होता है। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पेपर के पैटर्न को यहां से देख लें। 4 सेक्शंस होंगे, 35 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में 1 से 16 MCQ होंगे। सेक्शन बी में 17 से 25 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 26 से 32 4 मार्क्स के, और सेक्शन डी में 33 34 35 ये आपके होंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन, और 33 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो ग्राफ के अनुसार देना है। अभी इंग्लिश में इसलिए बताया मैंने कि ये जो सैंपल पेपर है इसे आपको मैं हिंदी में तो समझाऊंगा ही, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, आर यू रेडी? शुरू करें, चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा खंड का जो है सेक्शन नंबर ए वो यहाँ से शुरू हो चुका है, और इसके अंदर सबसे पहले हम 16 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप भी इन MCQ क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर करने से पहले जरूर अपने मन में सोचें और देखें कि आपके हिसाब से क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं किस बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, संस्कृतिकरण और प्रबल जाति, ये जो डेफिनेशन है, ये जो अवधारणा है, वो किस समाज शास्त्री ने दी है? द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतनाइजेशन एंड डोमिनेट कास्ट, ये किसके द्वारा दिया गया है बच्चों? तो ये दी गई है MN श्रीनिवास के द्वारा। किसने दी है? MN श्रीनिवास ने। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसके द्वारा भारतीय गांव पर नगरों के प्रभाव को लिखा गया है? यानी कि भारतीय जो गांव हैं
इन पर नगरों का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में किस समाजशास्त्री ने लिखा है? तो द इम्पैक्ट ऑफ सिटीज ऑन इंडियन विलेजेस वाज रिटन बाय होम? तो ये लिखा है MSA राव ने। किसने? MSA राव ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन 3 के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, कई सारी जो आपकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन वो मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। तो पहला कथन क्या है बच्चों? पैरों से कुचला हुआ, ये दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? पैरों से कुचला हुआ। दूसरा, पूर्वाग्रह की परिभाषा दी गई है कि एक समूह के सदस्यों के द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या जो विश्वास हैं उन्हें पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे ये ए समूह है और ये बी समूह है। अब इस ए समूह के द्वारा बी समूह के लिए पीढ़ियों से चले आ रहे जो विश्वास है, जो पुनर्कल्पित विचार हैं, उनको पूर्वाग्रह कहते हैं। तीसरा, हरिजन क्या है भाई? तो गांधी जी ने अस्पृश्य लोगों के लिए एक शब्द का उपयोग किया, उसे हरिजन कहते हैं। तो गांधी जी के द्वारा अस्पृश्य लोगों को हरिजन कहा गया। तीसरा, ताराबाई शिंदे के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? तो ताराबाई शिंदे ने 1882 में स्त्री पुरुष की तुलना नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अब आपसे पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बता दोगे। पूर्वाग्रह क्या होते हैं, हरिजन किन्हें कहा जाता है, ताराबाई शिंदे ने कौन सी पुस्तक लिखी, कब लिखी, इस बारे में। तो आंसर कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन, तो ऑप्शन बी जो है 1 2 3 4 ये सभी सही हैं। तो इसी प्रकार से देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, क्या है बच्चों? सभी धर्मों का सम्मान करना। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हो गया? रिस्पेक्टिंग ऑफ ऑल रिलीजियंस। क्वेश्चन नंबर 5 में अभिकथन और कारण है बच्चों। अभिकथन कहा गया है विभिन्न प्रकार के समाज सुधार आंदोलनों में कुछ विषयगत समानताएं होते हैं। सही बात है, जितने भी समाज सुधार आंदोलन होते हैं सभी में कुछ ना कुछ समानताएं तो जरूर होती हैं। कारण, समाज सुधार के लिए इन आंदोलनों में शिक्षा, रूढ़िवादी प्रथाओं के विरोध आदि प्रमुख मुद्दे शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मतलब ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इंग्लिश में देखो, असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए ए वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में जनगणना डैश वर्ष में शुरू हुई थी। ठीक है, तो भारत में बच्चों जनगणना कब शुरू हुई थी? 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, अब सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे, जो सबसे पहली, ठीक है, जो पहली सफल जनगणना थी, ठीक है, सबसे पहली सफल जनगणना ये बेसिकली कब हुई थी? तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताओ फटाफट से। सबसे पहले सफल जनगणना कब हुई थी? जो बच्चा पहले आंसर करेगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा और हार्ट भी दूंगा, ताकि और जो बच्चे उनको भी पता चले, फिर उनको भी मौका मिलेगा अपने क्वेश्चन को कमेंट को पिन करवाने का। चलो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका थी? यानी कि भारत में सबसे पहले जो बालिकाओं के लिए विद्यालय बना उसकी जो प्रधान अध्यापिका थी वो कौन थी बच्चों? वो थी सावित्रीबाई फुले। क्या नाम था? सावित्रीबाई फुले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, किस महिला ने या फिर किस व्यक्ति ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया? तो उनका क्या नाम था बच्चों? हु एम्फेसाइज्ड ऑन विडो रीमैरिज? तो ये बेसिकली रनार्ड ने किया था। किसने? रनार्ड। क्वेश्चन नंबर 9, अभिकथन और कारण आ चुका है। अभिकथन में कहा गया है बच्चों, सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या किसी समूह को समाज से पूरी तरीके से घुलने मिलने से रोका जाता है, उसे अलग या फिर पृथक रख दिया जाता है। तो सामाजिक बहिष्कार का ये मतलब है, ये बात सही है। कारण क्या कहता है? अधिकांश समाजों की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव, बहिष्कार चरम रूप में पाया जाता है। तो ये बात भी सही है, लेकिन सामाजिक बहिष्कार आखिर किया क्यों जाता है ये कारण में नहीं बताया है। तो मतलब क्या है? अभिकथन ए और आर हैं तो दोनों सत्य, लेकिन कारण मतलब जो कारण है ये अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है।
क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं बताएगा कि सामाजिक बहिष्कार होता क्यों है, बस ये बता दिया कि चरम पे पाया जाता है। ओके, इसी प्रकार से असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी वाला आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10th, कौन सा अधिनियम लोगों को उत्तर देने के लिए राज्य को बाध्य करता है? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा, जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन इज द एक्ट विच फोर्सेस टू द स्टेट टू आंसर द पीपल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से, तो ये विशेषता किस व्यक्ति ने कही है कि जो सामाजिक परिवर्तन है इसका मतलब है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन? ये किसका कथन है बच्चों? ये कथन है जॉनसन का। तो सोशल चेंज मींस चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, हुज स्टेटमेंट वाज दिस? तो जॉनसन। चलो क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिकीकरण का क्या आशय? तो सिंपल सी बात है, आधुनिकीकरण का क्या मतलब है? गणना और विज्ञान की सत्यता की भावुकता। तो मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग मतलब क्या हो गया? तो ये हो जाएगा डी वाला। अब चलो अभिकथन कारण एक बार फिर से आ गया है। अभिकथन कहता है जनसंख्या का बढ़ना गरीबी और कुपोषण का मुख्य कारण है। सही बात है, अगर किसी जगह की जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां गरीबी और कुपोषण भी बढ़ेगा, लेकिन जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है, यानी कि इस अनुपात से बढ़ती है, और खाद्य सामग्री गणित अनुपात से। यह बात गलत है। तो मतलब कि अभिकथन ए तो सत्य है लेकिन आर हमारा गलत है, तो ऑप्शन सी वाला राइट है। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में देखेंगे, ये ठीक है ए, लेकिन आर गलत है, तो ए से सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जबरन नसबंदी कब करवाएगी और किसकी सरकार के काल में करवाई गई? तो सभी को पता है बच्चों, आपातकाल में करवाई गई थी, और आपातकाल में किसकी सरकार थी? सभी को पता होगा, कांग्रेस। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। When and during whose government was forced stagnation done? तो इमरजेंसी एंड द पावर ऑइन कांग्रेस। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, आपके कई सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होंगी। भारत की जो 15वीं जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 2011। तो भारत की 15वीं जनगणना 2011 के आंकड़ों को ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहली बात, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सही बात। दूसरी, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सही बात। सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल में? तो वो है राजस्थान। बिल्कुल सही। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो वो है गोवा। ये भी सही। तो मतलब क्या हुआ, इसमें बी वाला जो ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी सही है। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में, स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और पॉपुलेशन के हिसाब से लोवेस्ट सिक्किम है, लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया तो राजस्थान, एंड स्मॉलेस्ट गोवा। तो ऑप्शन बी। अब एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, प्रबल जाति के उदाहरण है, जो मजबूत जातियां होती हैं, जैसे आज समाज में जाट हो गए, यादव हो गए, पाटीदार हो गए, ये सभी है, ये सभी प्रबल जाति हैं। ठीक है, तो डोमिनेट कास्ट कौन कौन सी हैं? जाट, यादव और पाटीदार, ये सभी आ जाती हैं। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन था, सेक्शन नंबर ए, ये कंप्लीट हो गया। अब सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताओ कि 16 में से आपने कितने एमसीक्यू के राइट आंसर दिए हैं। ठीक है, चलो बाकी अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर बी, यानी कि खंड ख है हमारा, जो कि यहाँ से शुरू हो चुका है। अब देखो खंड बी जो है, इसमें हमारे कैसे क्वेश्चंस हैं? सारे के सारे 2 नंबर के। ओके, तो आ जाओ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चों कि प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी और इसका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 4 में भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो देखो प्रबल जाति, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की संकल्पना दी। तो एम.एन. श्रीनिवास ने 2 की संकल्पना दी है, एक संस्कृतिकरण, दूसरा प्रबल जाति। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं वह जाति जिसकी संख्या बड़ी होती है, वह जाति जिसके पास भूमि के अधिकार होते हैं, जिसके पास राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से वो प्रबल होते हैं, उन्हीं को प्रबल जाति कहा जाता है। ठीक है, तो एम.एन. श्रीनिवास प्रबल जाति किसे कहते हैं? जिनकी संख्या ज्यादा हो, जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि हो, जिनके पास राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार हो और ये ताकतवर हो उन्हें। जैसे एग्जाम्पल दिए गए कुछ, बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव हो गए,
कर्नाटक के वोकलिंग हो गए, आंध्र प्रदेश के रेहड़ी और खंबा लोग हो गए, महाराष्ट्र के मराठे हो गए, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हो गए, गुजरात के पाटीदार हो गए। ये सभी प्रबल जातियों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आ गया ना समझ में, बहुत ही आसान था। अथवा वाला, जाति और जनजाति में कोई दो अंतर बताओ। तो जाति अलग होती है, जनजाति अलग होती है, और ये क्वेश्चन आपका 4 में भी आ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जाति के बारे में, फिर जनजाति के बारे में। देखो, जाति की जब हम बात करते हैं तो जाति की सबसे पहली विशेषता क्या है? शुद्धता, इसकी धारणा पर संगठन, यानी कि शुद्धता और शुद्धता की धारणा पर संगठन होते हैं। धर्म में विश्वास, लिखित धर्म ग्रंथ होते हैं जातियों में। जाति एक अधिक्रमित संगठन होता है। वहीं अगर हम जनजाति की बात करें तो जनजाति में नातेदारी पर आधारित सामाजिक आधारित होती है। जनजाति का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होता है। जनजाति समतावादी संगठन होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जाति और जनजाति में। इसी का इंग्लिश मीडियम देखते हैं बच्चों। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट एंड डिस्क्राइब इट? तो किसने दिया? एम.एस. श्रीवास ने। कौन है? और एग्जाम्पल, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड ट्राइब। तो कास्ट क्या है, ट्राइब क्या है, यहां से पढ़ लो। अगला क्वेश्चन, समाज शास्त्री सतीश सबरवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों के लिए विभिन्न पहलुओं को बताया। तो वो पहलू कौन से थे बच्चों? बताए तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम 2 की बात करेंगे। सबसे पहला संचार माध्यम। ठीक है, तो सतीश सबरवाल ने औपनिवेशिक भारत में कुछ आधुनिक परिवर्तन हुए, तो उसमें सबसे पहला आधुनिक परिवर्तन था संचार माध्यम। कैसे? प्रेस, माइक्रोफोन, जहाज, रेलवे, इन सभी का विकास अंग्रेजों ने अपने टाइम पे किया था। ठीक है, वस्तुओं के आवागमन में नवीन विचारों को तीव्र गति से प्रदान करने में सहायता की है, जो कि औपनिवेशिक भारत के दौरान हुआ। ठीक है, दूसरा, संगठनों के स्वरूप। जितने भी आज हम संगठन देखते हैं उसकी जो नींव थी वो औपनिवेशिक भारत में रखी गई। जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज, पंजाब में आर्य समाज, मुस्लिम महिलाओं को राष्ट्र स्तरीय एक संस्था है अंजुमन ख्वातीन ए इस्लाम, इसकी स्थापना कब हुई थी? औपनिवेशिक भारत में। तो आज हम जो संगठन के स्वरूप देखते हैं, आज हम जो संचार के माध्यम इतने टेक्नोलॉजिकल देखते हैं, ये सभी किसकी वजह से? औपनिवेशिक भारत में। आपने देखा था जहाज, रेलवे, बंदरगाह, ये सभी इन्हीं ने तो विकसित किए थे अंग्रेजों ने आके, है ना। चलो, एक और है विचार की प्रकृति आ जाता है। तो स्वतंत्रता, उदारवाद, इसके जो नए विचार थे, परिवार संरचना वगैरह, शिक्षा की इंपॉर्टेंस और विवाह संबंधी नियम, ये सब इसी टाइम पे ज्यादा बड़े थे। ठीक है, तो सोशोलॉजिस्ट सतीश सबरवाल हैज गिवन वेरियस एस्पेक्ट्स फ्रॉम मॉडर्न चेंजेस इन कॉलोनियल इंडिया। तो ये 3 थे, पढ़ लो यहां से। अगला क्वेश्चन, ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है, वैसे तो 2 नंबर में लिया है। चाय की बागवानी से आप क्या समझते हैं? तो चाय की बागवानी का क्या मतलब है? देखो, आधिकारिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जो औपनिवेशिक सरकार थी ये गलत तरीकों से मजदूरों की भर्ती कराते थे। मजदूरों से बलपूर्वक बगानों में सस्ते से सस्ते दाम पर काम करवाया जाता था। इससे केवल और केवल बगान जो मालिक थे इनको फायदा मिलता था और मजदूरों का शोषण होता था। बगान के मालिक अंग्रेज और उनकी मैम विशाल बंगलों में रहते थे। बगान के मालिक और उनकी मैमें जो होंगी ये बेसिकली विशाल बंगलों में रहा करते थे। ठीक है, सारा जरूरत का सामान उनके पास मौजूद था। उनकी जिंदगी चकाचौंध से भरी होती थी। ठीक है, तो चाय की बागवानी क्या हो गई? सिंपल सी बात है, एक बाग है, ठीक है, उस बाग का जो मालिक है वो बाग में जो लोग हैं उन पे जबरदस्ती काम करवाता है, पैसा कम देता है। उसका फायदा केवल बाग वाले को होता है, यानी कि जिसने बगान लगाया है, और अंग्रेजों को है, उनकी मैमों को हो रहा है। मालिकों के पास में सब कुछ सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। बस यही चाय की बागवानी है, हो गया। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टी गार्डनिंग? तो टी गार्डनिंग से आप क्या समझते हैं, पढ़ लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वाग्रह की परिभाषा लिखिए। तो अभी आपको मैं बता ही चुका था कि एक समूह के सदस्यों के द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या विश्वास पूर्वाग्रह कहलाते हैं। पूर्वाग्रह ऐसे होते हैं जो कि अपरिवर्तनीय है, कठोर होते हैं और ये रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं, जो कि पहले से चले आ रहे होते हैं, जैसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा ये सही हो गए। तो राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रेजुडिस। तो ए और बी इज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभ तथा आधुनिक विचारों के अनुसार
आधुनिकीकरण का अर्थ समझाइए। तो आधुनिकीकरण पहले प्रारंभ के अनुसार समझो। देखो, प्रारंभ में जो आधुनिकीकरण है इसका मतलब ये था कि प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से, यानी कि शुरुआत में आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ इतना था कि प्रौद्योगिकी और जो उत्पादन की क्रियाएं होती हैं इसमें सुधार हो। लेकिन आधुनिक विचारों के अनुसार आधुनिकीकरण बदल गया है, क्योंकि आधुनिक विचारों के अनुसार सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण, ये जो पहले वाला था ना प्रारंभ वाला, ये कमजोर हो रहा है, क्योंकि अब हमें सार्वभौमिक दृष्टिकोण की जरूरत है, यानी कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, इसको महत्व दिया जाता है आधुनिक विचार में। प्रारंभ में केवल हम अपने एरिया तक सीमित थे, लेकिन अब आधुनिक में हम पूरे वर्ल्ड तक हैं। ये होता है डिफरेंस। बस हो गया आंसर आपका। चलो इसको इंग्लिश में देखो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन अकॉर्डिंग टू अर्ली एंड मॉडर्न थॉट्स। तो ए ठीक है, बी ठीक है, मतलब आंसर तो है ही, एक्सप्लेनेशन दे रखी है। राज्य और राष्ट्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो राज्य क्या होता है बच्चों? राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समुदाय है जो कि प्रभुता संपन्न सरकार के द्वारा नियमित हो और बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। तो राज्य क्या है? एक ऐसा क्षेत्रीय समुदाय है जो कि एक सरकार के द्वारा, जो कि चुनी गई सरकार है उसके द्वारा नियमित हो। अब राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक बड़े स्तर का समुदाय होता है जो एक ही राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वेच्छा से चलते रहने का प्रयत्न करता है और नैतिक भावनाओं के शक्तिशाली सूत्रों में बांधता है। तो राज्य एक समुदाय के रूप में है और राष्ट्र एक बड़े स्तर का समुदाय है। ठीक है, ये चीजें होती हैं बेसिकली। तो एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन। तो एक राज्य और एक राष्ट्र, बहुत अंतर होता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो भाई आपातकाल के बाद में ये जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम था ये कैसा हुआ? तो देखो, आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो नाम था ये बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। पहले नियोजन था, फिर कल्याण रख दिया गया। ठीक है, और इसमें जो पुराने तरीके थे इनको छोड़ दिया गया। दूसरा, अब इस कार्यक्रम को व्यापक आधार वाले सामाजिक जनसांख्यिकी इसके उद्देश्य बन चुके हैं। हमारी जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी 2000, इसके अंतर्गत कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए। 2017 में भारत सरकार ने इन सभी लक्ष्यों को राष्ट्रीय व्यवस्था नीति में नए लक्ष्यों के निगमित कर लिया, यानी कि इसको समाहित कर लिया एक प्रकार से। तो ये है आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में बदलाव। इसी प्रकार से इंग्लिश में देख सकते हैं, डिस्क्राइब द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो पहले ये वेलफेयर था, ठीक है, और अब ये प्लानिंग हो गया है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, वैदिक काल में जो जातीय व्यवस्था थी ये कैसी हो गई थी, समझाइए। तो देखो बच्चों, वैदिक काल में जाति व्यवस्था बहुत ही विस्तृत थी और कठोर थी। इतना ही नहीं, वैदिक काल के बाद भी यह व्यवस्था बहुत कठोर हो गई। कैसे? सबसे पहली बात, वैदिक काल या उसके बाद भी जो जातीय व्यवस्था थी ये जन्म से निर्धारित होती थी। साथ ही साथ विवाह और खान पान आदि के जो कठोर नियम थे वो भी इसी टाइम पे बनाए गए। और तीसरा, व्यवसाय को जाति से जोड़ दिया गया जो कि वंशानुगत होते थे। व्यवसाय को कैसे जोड़ा गया? जाति से, और जाति तो वंशानुगत हो गई। इसे एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था बना दिया गया था जो कि ऊपर से, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ थी। तो ये थी वैदिक काल में जाति व्यवस्था और वर्तमान में भी। ओके, इसी को इंग्लिश में देख लेंगे। एक्सप्लेन हाउ द कास्ट सिस्टम बिकम इन द वैदिक पीरियड। तो कैसे हुआ, पढ़ सकते हैं। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। जनजातियों के प्रति पृथक्करण और एकीकरण, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भाई जनजातियों के प्रति पृथक्करण और एकीकरण में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले बात करेंगे पृथक्करण की। तो कुछ विद्वानों का ये मानना था बच्चों कि जनजातियों की जो गैर जनजातीय समुदाय हैं हमें इनसे रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, जितनी जनजातियां हैं इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। किनसे? गैर जनजातीय लोगों से। क्यों रक्षा करनी चाहिए? क्योंकि ये सभी लोग जनजातियों का अलग अस्तित्व मिटाकर उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। तो क्यों रक्षा करनी चाहिए हमें जनजातियों की? क्योंकि ये जो बाकी के गैर जनजाति के लोग हैं ना,
जो इन जनजातियों को बेसिकली मार रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके अस्तित्व को मिटा रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें श्रमिक बनाना चाहते हैं अपना, इसीलिए। और एकीकरण, तो कुछ विद्वानों का मत ये है कि जनजातियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ये एकीकरण हो गया बस। तो पृथक्करण अलग करना, एकीकरण एक साथ मिलकर विकास करना, बात खत्म। चलो इंग्लिश में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेग्रेशन एंड इंटीग्रेशन टुवर्ड्स ट्राइब्स। तो दोनों पॉइंट है, पढ़ लो यहाँ से। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों जो हमारा खंड नंबर बी था, ठीक है, जिसमें हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, इन सभी को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपने अगले सेक्शन की, खंड नंबर का, यानी कि सेक्शन नंबर सी। और इसमें कैसे क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के। लेकिन एक चीज याद रखना, ये 4 नंबर के क्वेश्चन जो इस सेक्शन में कराऊंगा वो आपके सेक्शन डी के जो 6 नंबर हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन 26 क्या कहता है, अन्य पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं और इनके विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो आओ बच्चों पहले बात करेंगे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते किसे हैं, उसके बाद इनके विकास के लिए उठाए गए कदम। देखो अन्य पिछड़ा वर्ग, तो बेसिकली सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ी जातियों का वर्ग है, इन्हीं को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। किसे कहते हैं बच्चों, जो पिछड़ी जातियों का वर्ग जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें सेवा करने वाले शिल्पी जातियों के लोग भी आते हैं। उसके बाद इन वर्गों की प्रमुख एक विशेष संस्कृति होती है, ठीक है। इन्हें शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से इनका पिछड़ापन होता है। ये वर्ग ना तो उच्च जाति में आते हैं, ना ही तो निम्न जाति, सबसे नीचे आते हैं। ओके, अब इनके विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो इनके विकास के लिए सबसे पहला कदम ये उठाया गया था कि काका कालेलर, ठीक है, कालेकर था बेसिकली, इनकी अध्यक्षता में, ये नाम गलत है, काका कालेकर है बेसिकली, इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इस आयोग ने 1935 में सरकार को रिपोर्ट छपी। दूसरा 1979 में फिर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, किसकी अध्यक्षता में, बीपी मंडल आयोग। इसके बारे में और इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 9 या फिर 8 है आपका पॉलिटिकल साइंस में, उसमें पढ़ोगे, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। आज अन्य पिछड़े वर्गों के बीच भारी विषमता देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरा, एक ओर तो ओबीसी का वह वर्ग है जो धनी किसान है, तो दूसरी ओर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा दूसरा वर्ग है, जिन्हें आजकल क्रीमी लेयर यानी कि मलाईदार तबका व नॉन क्रीमी लेयर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए ये कदम उठाए गए, कुछ आयोग बने और कुछ विशेषताएं। अब इसका अथवा वाला देखो बच्चों, सामाजिक स्थिरीकरण किसे कहते हैं तथा इसकी सैद्धांतिक विशेषताएं बताइए। तो आओ बच्चों बताते हैं आपको विशेषताएं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि सामाजिक स्थिरीकरण होता क्या है, फिर इसकी विशेषताएं समझना है ना। तो सामाजिक स्थिरीकरण एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों का ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बंट जाना ही सामाजिक स्थिरीकरण होता है, ठीक है। देखो स्त्रीकरण यानी कि स्तरों पर बंटना, सामाजिक यानी कि समाज में, तो जब एक समाज के अंतर्गत विभिन्न समूहों को ऊंच या नीच में, छोटे या बड़े आधार पर बांट दिया जाए विभिन्न स्तरों पे, उसे सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। अब इसकी 3 मुख्य सैद्धांतिक विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली है कि सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्तियों के बीच विभिन्नता का प्रकार नहीं बल्कि समाज की विशिष्टता है। उसके बाद सामाजिक स्थिरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना ही रहता है। सामाजिक स्थिरीकरण को विश्वास या विचारधारा के द्वारा समर्थन किया जाता है। समाज में जो भी नियम कायदे कानून है उसे हम अपने विचार जो हमारे विश्वास है इसी के द्वारा समर्थन देते हैं, है ना, ये चीजें हैं। तो ये हो गया आपका। चलो अब इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश में देखेंगे। व्हाट आर अदर बैकवर्ड्स क्लासेस एंड व्हाट स्टेप्स वर टेकन फॉर देयर डेवलपमेंट। तो देखो अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या होती हैं, ये पॉइंट है, और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए इनके डेवलपमेंट के लिए, तो ये पॉइंट है। ओके चलो यहाँ पे ये आपका तीसरा वाला है, तीसरा पॉइंट यहाँ से है ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट सी। फिर व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड एक्सप्लेन थ्योरेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देख लेंगे बच्चों सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है बच्चों। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत के जो चरण है इसको विस्तार से बताओ। तो ये जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत आपके ज्योग्राफी में भी हैं, तो पहले ये समझो ये होते क्या है। तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है और अंतः जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। सिंपल सी बात है, जनसंख्या की वृद्धि किससे जुड़ी होती है? आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से। ठीक है, अब इसके 3 चरण कौन से हैं? ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। ठीक है, एक एक करके हम सबको समझेंगे। तो प्रथम चरण क्या कहता है कि समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा था। इसमें होता यह है कि इसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बहुत ज्यादा ऊंची थी इसीलिए, और समाज में तकनीक दृष्टि से यह पिछड़ा था। दूसरा चरण क्या कहता है? इसमें जनसंख्या का विस्फोट होता है, क्योंकि समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में आ जाता है और इस दौरान जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। तीसरा चरण, तो इसमें विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि समाज में मृत्यु दर और जन्म दर ये दोनों ही काफी ज्यादा कम हो जाती हैं, इसीलिए। ठीक है, तो दोनों ही कम हो जाती हैं और ये आपका आंसर हो गया इस प्रकार से। तो आई होप आपको ये सारे के सारी जो बातें हैं ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो 3 चरण है, एक में वृद्धि कम होती है, दूसरे वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, तीसरे में नियंत्रित हो जाती है एक तरीके से। ठीक, चलो इसी का इंग्लिश वर्जन देखेंगे। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन डिटेल। तो क्या होती है पहले तो ये बताएं, फिर इसके फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड और फिर आपके थर्ड स्टेज। ओके बच्चों, चलिए अब हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है पर परिभाषित करना कठिन क्यों है, तथा आत्मसमवादी और एकीकरणवादी जो रणनीतियां हैं इनको विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझो कि राष्ट्र की व्याख्या करना तो सरल है लेकिन परिभाषा करना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा क्यों है? तो देखो, राष्ट्र तथा राज्य की व्याख्या। राज्य क्या होते हैं बच्चों? राज्य एक प्रकार का छोटा सा क्षेत्रीय समुदाय होता है जो कि एक प्रभुत्व जो संपन्न सरकार होती है उसके द्वारा नियमित होता है और इसमें कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र एक बड़े स्तर का समुदाय होता है जो कि एक ही राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है। ठीक है, फिर राष्ट्र और राज्य के संबंध। तो एक विशेष प्रकार का राज्य जिसमें आधुनिक जगत की विशेषता होती है और एक सरकार की निश्चित क्षेत्र पर संप्रभु शक्ति होती है और वहां रहने वाले उसके नागरिक कहलाते, इसको राष्ट्र राज्य कहते हैं। ठीक है, अब एक और यहाँ पे आ गया, राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है। उदाहरण के लिए तो ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं सीधा आपको जो मेन पॉइंट है वो बताता चलूंगा। तो क्वेश्चन 28 हो गया आपका। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे। तो इट इज इजी टू एक्सप्लेन द नेशन बट डिफिकल्ट टू डिफाइन इट एंड एक्सप्लेन। नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना ये अलग है, ये यहाँ पे नहीं होना था। ठीक है, तो क्या है इसके बारे में, ये पॉइंट आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 29। पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। तो क्या है भाई पश्चिमीकरण? आओ ध्यान से समझते हैं। देखो, ब्रिटिश शासन के लगभग 150 वर्षों में जो भी प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा, मूल्य परिवर्तनों को पश्चिमीकरण का नाम दिया गया। यानी कि भारत पर ब्रिटिशों ने लगभग 150 वर्षों तक जो शासन किया, उनके उस शासन के दौरान जो भी प्रौद्योगिक, संस्थात्मक, विचारात्मक जो परिवर्तन आए उन्हीं को पश्चिमीकरण का नाम दिया गया। जैसे जीवन शैली और चिंतन के अलावा भारतीय कला में, भारतीय साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का असर देखा गया। ऐसे लोग कम ही थे जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे। दूसरा, इसके अलावा अन्य पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों जैसे कि नए नए उपकरणों का उपयोग, गद्दों का, बेड का, सोफे का, नई नई पश्चिमी पोशाक को पहनना, ठीक है, पश्चिमी खाद्य पदार्थों को खाना, ये आम लोगों की आदतों और तौर तरीकों में परिवर्तन लाते रहे। ठीक है, उसके बाद मध्य वर्ग के एक बड़े हिस्से के परिवारों में टेलीविजन, फ्रिज, सोफा सेट, खाने की मेज का मौजूद होना
एक आम बात थी। क्यों आम बात थी? क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया था। तो ये है बच्चों पश्चिमीकरण। ठीक है, तो आई होप पश्चिमीकरण समझ में आ गया होगा। अब इसी का हाँ, एक छोटी सी बात और ये श्रीनिवास जी के बारे में। श्रीनिवास के अनुसार निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण, जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण क्यों अपनाते हैं? भाई उनके पास पैसा है तो वो सामान खरीद सकते हैं, और लोग नीचे वाले संस्कृतिकरण को अपनाते हैं क्योंकि वो ऊंचे जाति के जो लोग होते हैं उनकी बातों को कॉपी करते हैं, इसीलिए, है ना। तो एक्सप्लेन वेस्टर्नाइजेशन इन डिटेल, तो क्या है, और इसके ये पॉइंट आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या कहा गया है? सामाजिक संरचना में बदलावों के परिणाम स्वरूप पारिवारिक ढांचे में भी बदलाव होता है। उदाहरण से बताइए। हाँ सही बात है, जब सामाजिक संरचना में बदलाव होता है तो इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक ढांचे में बदलाव आता है। अब कैसे आता है तो उसके बारे में यहां से पढ़ो। देखो, उदाहरण के तौर पे पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों से रोजगार की तलाश में जो पुरुष होते हैं ये शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। अब इससे क्या हुआ? इससे जो घर हैं उसमें महिला प्रधान की मतलब महिला जो प्रधान है इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सामाजिक संरचना में परिवर्तन। दूसरा, उद्योगों में नियुक्त युवा अभिभावकों का कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाने से उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपने बूढ़े माता पिता के पास बुलाना पड़ता है। मतलब अपने बूढ़े माता पिता को अपने पास बुलाना पड़ता है। तो इससे क्या होगा? बूढ़े माता पिता जो थे उसके, वो उसके घर पे आएंगे, वो भी रहेंगे, तो इससे भी सामाजिक संरचना बदली। ठीक है, उसके बाद इससे शहरों में बूढ़े माता पिता की संख्या में भारी वृद्धि होगी, तो लोग व्यक्तिवादी हो गए। तीसरा, युवा जो है, युवा वर्ग, ये अपने अभिभावकों की पसंद की बजाय अपनी पसंद से विवाह यानी कि जीवन साथी का चुनाव करते हैं, तो इससे भी सामाजिक संरचना में बदलाव आता है। तो सामाजिक संरचना में बदलाव के स्वरूप पारिवारिक ढांचे में भी बदलाव आता है। अब कैसे आता है तो ये मैंने आपको बता दिया, है ना। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर। कैसे है तो ये रहे आपके पॉइंट, यहां से पढ़ लीजिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। 31 क्या कहता है? खासी जनजाति और मातृवंशीय संगठन, खासी जनजाति मातृवंशानुक्रम संगठन का प्रतीक है। समझाइए कैसे। तो देखो, जो खासी जनजाति और मातृवंशीय संगठन होते हैं, ये खासी जनजाति मातृवंशानुक्रम संगठन का प्रतीक है। कैसे हैं तो ध्यान से समझो। मातृवंशीय परंपरा के अनुसार खासी परिवार में विवाह के बाद जो पति है ये अपनी पत्नी के घर जाके रहता है। अमूमन क्या होता है कि पत्नियां जो वो अपने पति के घर आती हैं, लेकिन मातृवंशीय परंपरा में ये जो खासी परिवार होता है, जब इनमें विवाह होता है तो पति अपनी पत्नी के घर जाता है रहने के लिए। ठीक है, वंश परंपरा के अनुसार उत्तराधिकारी भी पुत्र को प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ खासी जनजाति में ये किसको प्राप्त होता है? पुत्री को प्राप्त होता है, क्योंकि जहां पर मातृवंशानुक्रम यूज हो गया ये शब्द, वहां पे सब कुछ माता का होगा, यानी कि एक स्त्री का। खासी लोगों में माता का भाई यानी कि मामा माता की पुश्तैनी संपत्ति की देखरेख करता था। ठीक है, तो जो भी माता का भाई होगा मामा, वो पुश्तैनी संपत्ति की देखरेख करेगा। अर्थात संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार माता के भाई को दिया जाता था, पिता के भाई को नहीं, माता के भाई को। इस स्थिति में वह स्त्री उत्तराधिकारी के रूप में मिली जो संपत्ति थी उसको अपने ढंग से उपयोग नहीं कर पाती है। इस प्रकार खासी जनजाति में मामा का अप्रत्यक्ष सत्ता संघर्ष को जन्म देती है। ठीक है, उसके बाद खासी पुरुषों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। कैसी दोहरी भूमिका? एक ओर तो खासी पुरुष अपनी बहन की पुत्री की संपत्ति की रक्षा करते हैं। ठीक है, खासी पुरुष अपनी बहन की जो पुत्री है उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी ओर उस पर अपनी पत्नी तथा बच्चों के लालन पालन का भी उत्तरदायित्व होता है। दोनों पक्षों में स्त्रियां बुरी तरह से प्रभावित होती हैं, यही बात यहाँ पे कही गई है। तो मातृवंशीय व्यवस्था के बावजूद खासी समाज में शक्ति और संता पुरुषों के आसपास ही होती है। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है बच्चों, इसीलिए इसको एक दो बार रिप्ले करके दोबारा से समझना, तब समझ आएगा। ठीक है, इसी का इंग्लिश वर्जन यहां से देखें। खासी ट्राइब एंड मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन, खासी ट्राइब इज ए सिंबल ऑफ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन हाउ। तो कैसे है इसके बारे में
आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब हमारा 4 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद एक अहम पहचान है, चर्चा कीजिए। तो ये बात सही है बच्चों कि भारतीय संदर्भ में जो क्षेत्रवाद है ये एक अहम पहचान है। कैसे, ध्यान से समझना बच्चों। देखो, भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। ठीक है, इसे विशेष पहचान चिन्हकों के भौगोलिक संकेंद्रण को भी प्रोत्साहन मिलता है और क्षेत्रीय वंचन का भाव अग्नि में घी का काम करता है। ठीक है, तो ये होता है क्षेत्रवाद का मतलब। देखो, क्षेत्रवाद का मतलब ये हो गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी भाषा, किसी संस्कृति, किसी धर्म, जाति के नाम पे वो प्रबल हैं और वो केवल उसी के लिए, इसी को क्षेत्रवाद बोलते हैं। ठीक है, भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावुकताओं को समायोजित करने वाला एक साधन है। हमारे भारतीय संविधान में ऐसे क्षेत्रवादी भावनाओं का सम्मान किया गया है। ठीक है, अब देखो, क्षेत्रवाद भाषा पर आधारित है। इसका एक एग्जांपल है बच्चों, जैसे कि पुराना बंबई राज्य मराठी, गुजराती, कन्नड़ एवं कोंकणी बोलने वाले लोगों का बहुभाषी राज्य था। जो पुराना बंबई राज्य था ना बच्चों, इसमें मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी इनको बोलने वाला राज्य था। तो क्षेत्रवाद भाषा का आधार हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। मद्रास राज्य ये तमिल लोगों का, तेलुगु लोगों का, कन्नड़ लोगों का, मलयालम लोगों का बोलने वाला राज्य था। तो ये भी भाषा के आधार पे हुआ कि नहीं हुआ, है ना। उसके बाद फिर जो है क्षेत्रवाद धर्म पर भी आधारित था, जैसे भारत और पाकिस्तान आप ले लीजिए। ओके, क्षेत्रवाद जनजातीय जो पहचान है इस पर भी आधारित था, जैसे कि सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल ये सभी जनजातीय पहचान पर ही अलग होकर बने थे। ठीक है, इन सब तत्वों के आधार पे विभिन्न क्षेत्रों में तनाव रहता है। उदारीकरण के युग में आर्थिक विकास नहीं, ये कुछ नहीं है, इसको आप भूल जाओ। ठीक है, बस इतना याद रखो कि तनाव रहता है, इतना याद रखो, बाकी आप इन सभी को भूल जाओ। ओके, तो 5 पॉइंट तक ये आपको याद करना है और ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखेंगे। तो रीजनलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो कैसे है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली, और ई में केवल आपको यहाँ तक याद रखना है, बाकी का ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से बच्चों आज के इस पेपर का जो हमारा खंड नंबर सी था, जिसमें 4 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस थे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों इस पेपर के अगले सेक्शन की, जो कि है सेक्शन नंबर डी, यानी कि खंड घ है हमारा, और इसमें 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये आपका एक पैराग्राफ पे आधारित रहेगा, सारणी वगैरह दी होगी इस हिसाब से। ठीक है, तो ये दूसरी आपकी सारणी है जिसमें बताया गया है भारत की जनसंख्या की आयु संरचना कब से कब तक, 1961 से 2026 तक। ठीक है, इसमें एक तरफ है वर्ष, दूसरी तरफ है आयु वर्ग और तीसरी तरफ है जोड़। ओके, तो और यहाँ पे कुछ टिप्पणी वगैरह दी गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा बच्चों। तो क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या जवान होने का अर्थ क्या है। तो सबसे पहली बात, भारत की जनसंख्या जवान होने का अर्थ है 15 से 59 वर्ष की आयु का, यानी कि युवा अवस्था। तो आंसर भी देख लेंगे, अधिकांश भारतीय युवा अवस्था में है, जो कि 15 से 59 है। दूसरा, देश की संपूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वाले वर्ग का जो हिस्सा है 1971 में कितना प्रतिशत है। 15 से कम यानी कि 014, और कहां से, 1971 में, तो ये 42%। कितना है, 42। तो देख लेंगे, ये रहा आपका। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन, वर्ष 2026 में 0 से लेकर 14 आयु वर्ग का हिस्सा 2011 की तुलना में कितना प्रतिशत घट जाने का अनुमान है। तो कितना घटेगा, देखो 2011 में था 29% और 2026 में हो गया 23%, तो कितना घट गया, 6% घट गया। ठीक, तो लिख देंगे 6%। उसके बाद क्षेत्रीय आधार पर भारत में नीचा बाल स्त्री अनुपात पाया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। हाँ सही बात है, क्षेत्रीय आधार पर पाया जाता है। क्यों भाई, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र ये अमीर राज्य हैं, समृद्ध राज्य हैं, इसीलिए यहाँ पे निम्नतम बाल स्त्री अनुपात पाया जाता है और उच्चतम पुरुष अनुपात पाया जाता है।
ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के इंग्लिश मीडियम की। ठीक है, तो टेबल 2 है हमारी, एज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1961 से 26। अब आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए सबके आंसर, जैसे ए है तो इसका ये रहा, बी का ये रहा, सी का आपका ये रहा, डी का ये रहा, ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अब हमारे जो दो क्वेश्चन है बच्चों 34 और 35, ये आएंगे हमारे 6 मार्क्स के, तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 34 क्या कहता है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार इन्होंने संस्कृतिकरण की उत्पत्ति कैसे की और इन्होंने इसके महत्व का विस्तार कैसे किया, ये समझाइए। तो पहले हम ये समझेंगे कि संस्कृतिकरण की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर संस्कृतिकरण का प्रभाव क्या हुआ और देश के विभिन्न हिस्सों में इसका क्या प्रभाव है। ठीक है, तो संस्कृतिकरण की उत्पत्ति, एम.एन. श्रीनिवास ने यह कहा कि समाज में वे लोग जो निम्न जाति के हैं या फिर जनजाति के हैं या फिर ऐसे अन्य समूह जिन्होंने उच्च जातियों के जो प्रबल जाति हैं, इनकी जीवन पद्धति, इनके अनुष्ठान, इनके मूल्य, इनके आदर्श, इनकी विचारधाराओं का अनुकरण किया और अपनी स्थिति उच्च बनाने का प्रयास किया, इसी को संस्कृतिकरण कहते हैं। यानी कि आप ये समझ लो कि एक नीच जाति, जनजाति, निम्न जाति के द्वारा ऊंची जाति के लोगों की जो पद्धति है, जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधारा, इनको अपनाने को संस्कृतिकरण कहा गया। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या पड़े, तो पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि भाषा, साहित्य, विचारधारा, ठीक है, भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान व जीवन पद्धति, सभी पर इसके प्रभाव पड़े। ठीक है, क्योंकि नीचे जाति के लोग ऊपरी जाति के इन सभी को अपनाते हैं तो सभी पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, हिंदू समाज के अंतर्गत श्रीनिवास को गैर हिंदू संप्रदाय और समूह में भी यह प्रक्रिया दिखाई पड़ी। इसके अलावा देश के विभिन्न अलग अलग हिस्सों में भी इसके प्रभाव देखने को मिले, जैसे कि उच्च स्तरीय सांस्कृतिक जातियां प्रभुत्वशाली किसी न किसी स्तर पर संस्कृतिकरण थी है। ठीक है, संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार वह प्रक्रिया थी जो कि आपको बता ही चुका हूं मैं। ओके, इंग्लिश मीडियम में देखो, एम.एन. श्रीनिवास एक्सप्लेन इन डिटेल द ओरिजिन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृतिकरण, तो क्या है इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों हमारा, उसके बाद में ये वीडियो हमारी कंप्लीट। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। उपनिवेशवाद और जाति व्यवस्था, इनके बीच संबंधों को समझाइए। तो उपनिवेशवाद और जाति व्यवस्था के बीच क्या संबंध है, ध्यान से पढ़ना। देखो, वर्तमान काल में जाति पर औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद भी बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने जाति व्यवस्था के रूप में एक मजबूत आधार प्रदान किया है। यानी कि वर्तमान काल में जो जातियां हैं, इन पर औपनिवेशिक काल का प्रभाव और स्वतंत्रता के बाद का, दोनों का प्रभाव देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अंग्रेजों ने देश पर कुशलता पूर्वक शासन करने के लिए जाति की जटिलताओं को समझने में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम था जनगणना। ठीक है, अंग्रेजों ने जनगणना करवाई। जनगणना को 1860 के दशक में प्रारंभ किया गया, परंतु पहली नियमित जनगणना 1881 में करवाई गई। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात जनगणना करवाई जाने लगी। तो आज की जो जनगणना है ये अंग्रेजों की देन है। ठीक, उसके बाद सन 1901 में हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना में जातियों और सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। किसमें? 1901 वाली में। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था, उच्च जातियों की वैध मान्यता प्रदान करना अंग्रेजों ने ही किया। प्रशासन ने पद दलित जातियों, जिन्हें उन दिनों दलित वर्ग कहा जाता था, इनके कल्याण में भी रुचि ली गई। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार के अधिनियम भी बहुत सारे आए, जैसे कि 1935 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कानूनी मान्यता दी गई और साथ ही इसमें उन जातियों को भी शामिल किया गया जो औपनिवेशिक काल में सबसे निम्न थे और उनके लिए कल्याण योजना भी चलाई गई।
तो इस प्रकार से वर्तमान में भी जातियों के लिए कुछ ना कुछ किया गया। जाति का समकालीन रूप कैसा है? तो आज आजाद भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए जिनमें दलितों को भी संगठित किया गया। तो यह है जाति का समकालीन स्वरूप कि अब दलितों को भी संगठित किया जाता है। ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा अम्बेडकर जी, इन्होंने आंदोलन में अहम भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। ओके, इसी का इंग्लिश वर्जन देखेंगे। एक्सप्लेन दी रिलेशनशिप बिटवीन कॉलोनिज्म एंड द कास्ट सिस्टम। तो आपके सामने ये पॉइंट है, आप इन सभी को इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके अलावा आपको मैं जो हमारा पिछला पेपर था वो भी दिखाता हूं। जैसे कि पिछले पेपर में हमने कुछ एमसीक्यूज वगैरह की थे। ये हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर जो 1 है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। इसका लिंक पूरा का पूरा आई बटन में मिलेगा, वहां से देखना। ठीक है, जैसे जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत मॉल्थस ने दिया था। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, और ये जितनी भी बातें यहाँ पे दी गई हैं ये सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं, इसके बारे में भी आपको बताया था मैंने। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस चाहे वो एमसीक्यूज के हों, उसके अलावा और भी दिखाता हूँ। देखो ये रहे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी। इसके अलावा ये देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी पिछली वीडियो में बताई हैं। फिर आपके सेक्शन बी के छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस, 3-3 नंबर के, सब आपको समझाए अच्छे से बच्चों। बस करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से इन चीज़ों को समझना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो को यहीं पे अब हम एंड करते हैं बच्चों। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है बच्चों ऐसी वीडियोस के लिए। लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर करें, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।